एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्लास नंबर 2 हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ एन एटम। तो मैटर क्या होता है? मैटर होता है एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब जिसका मास और वॉल्यूम होता है, और उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उसे हम लोग एटम्स कहते हैं। मैटर एटम से बना हुआ है। हाउ बिग आर एटम्स? तो एटम्स बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में आप देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि हम जितना इमेजिन नहीं कर सकते उतने छोटे होते हैं, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। बहुत ही छोटे होते हैं एटम्स। तो एटॉमिक रेडियस जो होता है उसको जो हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, जो टेक्निक्स आई हैं मॉडर्न टेक्निक्स में, आपको बहुत आगे पढ़ना है अगर आप आगे कंटिन्यू करते हैं, तो उनके अनुसार जो एटॉमिक रेडियस होता है वो कितना होता है, 1 नैनोमीटर में मेजर किया जाता है। नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। तो ये सब कुछ यूनिट्स होते हैं। जैसे रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन वो 10⁻⁻10 मीटर का होता है। ठीक है, मतलब बहुत ही छोटा होता है। थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ सरफेसेस ऑफ एलिमेंट्स शोइंग एटम्स। तो जो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं आज, तो उससे हम लोग मैग्नीफाई जब करते हैं तो हम लोग सरफेस का जब मैग्नीफिकेशन करते हैं तो उसमें हम लोग एटम्स को देख सकते हैं, मतलब वो जो इमेजेस हैं वो शो करती हैं एटम्स को। व्हाट आर द मॉडर्न डे सिम्बल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स? तो एनसीईआरटी में कुछ पहले के सिम्बल्स दिए गए हैं जैसा डाल्टन ने यूज़ किया था, लेकिन जो मॉडर्न डे सिम्बल्स हैं वो अलग हैं। Nowadays IUPAC होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, विच इज़ एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन विच अप्रूव्स नेम्स ऑफ एलिमेंट्स, सिम्बल्स एंड यूनिट्स। ठीक है, तो IUPAC क्या होती है? तो IUPAC एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होती है, एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो नेम्स, एलिमेंट्स, डेफिनीशंस इनके बारे में डिसाइड करती है। सिम्बल्स, उनका नाम, उनके यूनिट्स। द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिम्बल इज़ ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल लेटर, जिसको अपर केस भी कहते हैं कैपिटल लेटर को। मतलब जो सिंबल होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। सोडियम में N कैपिटल होगा, और अगर एक ही लेटर है जैसे कार्बन तो C कैपिटल ही होगा, लेकिन अगर उसके बाद भी कोई एक लेटर है तो वो स्मॉल होगा। एंड द सेकेंड लेटर एज अ स्मॉल लेटर वो हमारा लोअर केस हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, कैपिटल H, स्मॉल h नहीं होता है, कैपिटल H। अब एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, दोनों कैपिटल नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। और अगर दोनों स्मॉल है तो वो भी गलत हो जाएगा, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। कोबाल्ट का क्या होता है? CO, C कैपिटल तो O छोटा, दोनों कैपिटल नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों कैपिटल होंगे तो वो दूसरा एक कंपाउंड ही बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और छोटे नहीं होते हैं, पहला कैपिटल अपर केस दूसरा लोअर केस। ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये कंपाउंड होता है, एलिमेंट नहीं। ईच एलिमेंट हैज़ अ नेम एंड अ यूनिक केमिकल सिंबल। तो जो एलिमेंट होता है उसका एक नाम होता है और उसका एक अलग केमिकल सिंबल होता है। सिंबल फॉर सम एलिमेंट्स, तो कुछ एलिमेंट्स के सिंबल। हाइड्रोजन का सिंबल कैपिटल H। हीलियम का HE, लिथियम, बेरिलियम। तो मैंने पहले 10 लिखे हैं सीरियल वाइज में, पर एनसीईआरटी की टेबल में आप देखिएगा उसमें अभी सीरियल वाइज नहीं है, अगले चैप्टर में हमें पढ़ना है, पर फिर भी मैंने ये सीरियल वाइज लिख दिया, नंबर 1 2 3 4। तो बहुत सारे और एलिमेंट्स है, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, आयरन, इन सब के सिंबल्स और नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में आप आगे पढ़िएगा 11th 12th 10th में, तो फिर आपको इन्हीं सिंबल से काम करना है। अगला हम लोग देखते हैं एटॉमिक मास। अकॉर्डिंग टू डाल्टन each element had a characteristic atomic mass. तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन each element had a characteristic atomic mass. Relative atomic masses were determined using the laws of chemical combination and the compounds formed. तो एटॉमिक मास होता था डाल्टन के अनुसार, हर एलिमेंट का अपना, उसका जो एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक मास होता था। तो हम लोग जो मेजर करते हैं एटॉमिक मास, वो रिलेटिव एटॉमिक मास मेजर करते हैं बेस्ड ऑन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस और कैसे कंपाउंड फॉर्म होते हैं अलग अलग एलिमेंट से, तो इनके आधार पे एटॉमिक मास को डिटरमाइन किया गया। एग्जाम्पल के लिए जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये एक्सपेरिमेंटली पता लगाया गया कि 3 ग्राम कार्बन, 4 ग्राम ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन वैसे O2 होता है, आप O भी लिख सकते हैं, क्योंकि डाई एटॉमिक इसका होता है मॉलिक्यूल, मतलब एलिमेंट में डाई एटॉमिक ये रहता है, आगे हम लोग देखेंगे। तो अभी आप O या O2 इसको लिख सकते हैं। तो 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन से मिलता है, तो यूनिटरी मेथड से 1 ग्राम कार्बन 4/3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से मिलता है, या हम बोल सकते हैं कि कार्बन कंबाइंस विद 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ
ऑक्सीजन। तो जैसे 1 ग्राम था तो 1 का 4/3 मतलब 4/3 ग्राम ऑक्सीजन से वो कंबाइन किया है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब जो एटॉमिक मास यूनिट है उसको डिफाइन कैसे करते हैं एटॉमिक मास, तो उसका कोई यूनिट होगा। तो पहले हम लोग उसको AMU बोलते थे, एटॉमिक मास यूनिट। अब IUPAC के अनुसार उसको हम लोग सिर्फ U बोलते हैं, यूनिफाइड मास। ये इक्वल होता है मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम के मास के बराबर होता है। तो मास ऑफ कार्बन हमारे पास क्या है 1 यूनिट। तो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या था 4/3 टाइम्स है ना, 4/3 टाइम्स मतलब 4/3 इंटू 1 दैट इज़ 4/3 मास ऑफ कार्बन। तो 4/3 इंटू 1 4/3 जो हमारा 1.33 यूनिट है। लेकिन एटॉमिक मास को 1 कार्बन एटम के बराबर मानने पर मास ऑफ ऑक्सीजन कार्बन के रिलेशन में आ गया 1.33 यूनिट, पर ये होल नंबर नहीं है। तो ताकि हमारा जो कैलकुलेशन वो इजी हो, तो हम लोग चाहते हैं कि जो नंबर निकले, अलग अलग एलिमेंट के मास निकले, वो या तो होल नंबर आ जाए या बहुत ही नियर टू होल नंबर वो आए, ठीक है। इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू हैव द एटॉमिक मास एज होल नंबर्स और एज नियर टू अ होल नंबर एज पॉसिबल, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, अब मॉडर्न में हम लोग क्या लेते हैं कि कार्बन 12 का आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये सब हम लोग को अगले पढ़ना है। जब एटम्स फिर पता चला कि वो भी डिवाइड होता है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। तो कार्बन 12 आइसोटोप व चोजन एज ए स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक मासेस को मेजर करने के लिए कार्बन 12 को चूज़ किया गया। अब यहाँ पर देखिए 1 AMU। तो अब जो एटॉमिक मास था वो कितना था 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का मास 12 ग्राम होता है, ठीक है। तो उसका 1/12 मतलब 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ C12। तो C12 जो हमारे पास है उसके अनुसार उसके रिलेशन में हर एलिमेंट का एटॉमिक मास फिर नापा गया, ये पता लगाया गया। तो इसी को हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, मतलब कार्बन 12 आइसोटोप के रिलेशन में कितना मास है। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ द एटम एज कम्पेयर टू 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। यहाँ पर हमारे पास एटॉमिक मास कुछ एलिमेंट्स का है, जैसे हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 है ना। अब हम लोग U से इसको शो करते हैं, नाइट्रोजन का 14, ऐसे करके बाकी एलिमेंट्स के ये हमारे मास हो गए। उसके बाद अगला है हमारा हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। तो एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। तो ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स या आयंस के फॉर्म में रहते हैं। और फिर ये जो मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं वो और मिलकर मैटर बनाते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एटम्स है उससे मॉलिक्यूल्स से आयंस और उससे फाइनली हमारा मैटर बन गया जो हम देखते हैं। तो इसी के साथ हमने क्लास 2 पूरी की। ये थोड़ा थ्योरेटिकल था, है ना, और इसके बारे में हमें और आगे पढ़ना है। पर अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्लास 3 में। अगली क्लास में क्लास 3 में हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। उसमें हम लोग थोड़ा जो बेसिक हमें करना है वो बेसिक हमें ये करना है कि हमें पता लगाना है केमिकल फार्मूला कैसे बनता है। तो अभी एक क्लास हम लोग और करेंगे, फिर क्लास नंबर 4 से हम लोग डायरेक्ट केमिकल फार्मूला लिखना सीखेंगे, क्योंकि वही मेन है, वही जो हम लोग को अभी ज़्यादा अच्छे से सीखना है क्लास 10th में, 11th में। ये सब फिर बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो ये सब जो क्लास है थोड़ी थ्योरेटिकल है, इनको एक बार आप देख लीजिएगा और इसी तरह हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।